तो आज हम लोग सब यहां पर हैं क्यों? मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज मालूम है आप लोगों को? मैन्युफैक्चरिंग प्लस मटेरियल साइंस 15 मार्क्स का पूछा जाता है। 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? तो बहुत ही हाई वेटेज है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। इसमें काफी आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये 15 मार्क्स काफी आसानी से आप ला सकते हैं। क्लास नोट्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर करिए, टेस्ट दीजिए, उतने में आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस से। सबसे पहली बात तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते क्यों हैं? देखो, अगर आप अपने आसपास देखो, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे सामने एक एसी है, ऊपर फैन है, यहाँ पे कंप्यूटर है, टेबल है। कुछ भी चीज अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है। हर चीज कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर की गई है। सारे कंपोनेंट्स को कहीं पे बनाया गया है, राइट? तो रेयरली हम कुछ चीज यूज करते हैं इन देयर नेचुरल स्टेट। मोस्टली सबको हम कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जो आपकी सब्जेक्ट होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उस पूरे सब्जेक्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है थर्मल साइंस। थर्मल साइंस के अंदर आता है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ऑल दिस कम्स अंडर थर्मल साइंस। फिर होता है डिजाइन। डिजाइन में आ जाता है सोम मैकेनिक्स, देन मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशंस। और फिर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आता है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस, दिस सब्जेक्ट्स। तो क्या होता है, इंडस्ट्री में कुछ भी चीज बनाने से पहले डिजाइन करते हैं, ठीक है? अगर फोर्सेस से रिलेटेड है तो उसे डिजाइन करेंगे, और अगर एनर्जी से रिलेटेड है तो उसमें थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। तो दोनों तरीके से हम डिजाइन करते हैं। मगर डिजाइन करने के बाद फाइनली उस कंपोनेंट को हमें बनाना पड़ेगा, राइट? तो चाहे आप डिजाइन वाले हो, चाहे आप थर्मल वाले हो, लास्ट में तो उस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, राइट? अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। रिसर्च में जितना भी पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर किसी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है तो क्या फायदे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी स्क्रीन पे देखिए, इनको जानते हैं आप? कौन है ये? He is the प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी, है ना? आपको आवाज आ नहीं रही होगी स्पीच की, मगर ये उनका प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला इंडिपेंडेंस डे स्पीच था। इस स्पीच में वो बोल रहे हैं, वो दुनिया भर की कंपनीज से सिफारिश कर रहे हैं कि जाके जहां भी बेचना है आप अपने कंपोनेंट्स बेचो, बट इंडिया में बनाओ। मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इवन मोदी जी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? मोदी जी को भी मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस मालूम है। क्यों मोदी जी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे क्यों पड़े हैं? कोई आइडिया? मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी कंट्री की अच्छी होगी तो क्या फायदा होगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो ज्यादा जॉब्स बनेंगे। हम जैसे मैकेनिकल इंजीनियर जो कोर कंपनी में काम करते हैं, हमें कोर कंपनी में नौकरियां लगेंगी, ठीक है? हमें आईटी कंपनीज में नहीं जाना पड़ेगा, हमें टीसीएस, इन्फोसिस में 3-3 लाख की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके सामने एक 10 लाख की कोई मैकेनिकल की कंपनी है। 10 लाख की मैकेनिकल की कंपनी क्या हो सकती है? कोई छोटी सी वर्कशॉप जहां पे लेथ मशीन लगा दिया और पार्ट्स रिपेयर करते हैं। और 10 लाख की कोई आईटी कंपनी है, ठीक है? 10 लाख की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके पास और 10 लाख की आईटी कंपनी है। तो क्या होता है, ये जो 10 लाख की आईटी कंपनी है, ये पूरा एक आदमी भी संभाल सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको बस एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए और अपनी प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए। तो एक 10 लाख की आईटी कंपनी में सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है। बट अगर आप 10 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखें तो वहां पर आपको एक मशीन ऑपरेटर चाहिए होगा, एक सेल्समैन चाहिए होगा, एक क्लीनर चाहिए होगा। तो ऐसे 3-4 लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, 3-4 फैमिलीज का खर्चा चल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली का खर्चा चल रहा है, यहाँ पर 3-4 फैमिली का खर्चा चल रहा है, राइट?
सो इसीलिए अगर कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी है, अगर कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। अब होता क्या है कि कोई भी कंट्री जब शुरुआत करती है तो सबसे पहले वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर सुधारती है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बार अच्छा हो गया तो वहां के लोगों को खाना मिलेगा, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुधारती है और फिर वो सर्विस सेक्टर सुधारती है। बट इंडिया में क्या हुआ, हमने एग्रीकल्चर तो सुधार लिया ग्रीन रिवॉल्यूशन से, उसके बाद हम सीधा सर्विस सेक्टर में आ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी पीछे रह गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी पीछे रह गई। हम कैसे बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गई? फोन की बात करते हैं। आप लोग बताइए, आप में से कितनों के पास ओप्पो, वीवो, रेडमी, वन प्लस इन ब्रांड्स के फोन है? ऑनर भी। सी, आप लोग हैं, अब तीनों के पास इन ब्रांड्स के फोन है, राइट? अगर मैं पूछता किसी के पास माइक्रोमैक्स है क्या, तो आज के डेट में माइक्रोमैक्स मार्केट से खत्म हो चुका है, मतलब स्मार्टफोन सेक्टर में तो एटलीस्ट खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सारी चाइनीज कंपनियां हैं। माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी थी और माइक्रोमैक्स इनमें से काफी कंपनी, ऑनर को छोड़ दें तो बाकी इनमें से काफी कंपनियों से थोड़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है। फिर भी माइक्रोमैक्स आज इंडियन मार्केट में कहीं विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रोमैक्स अपने फोन्स खुद चाइना से बना के लाता था, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी थी, और फिर वो इंडिया में लाता था तो चाइना में बनवा तो लिया, फिर इंडिया में उसको थोड़े ज्यादा रेट में बेचना पड़ता था, तो सेम क्वालिटी और कई बार तो थोड़ी बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट वो ज्यादा रेट में बेच रहा था। बट ये अच्छे क्वालिटी के फोन कम रेट में बेच पा रहे थे, इसी चक्कर में माइक्रोमैक्स इंडियन मार्केट से तकरीबन गायब हो चुका है, राइट। और वन प्लस की बात करते हैं। वन प्लस आज के डेट में काफी प्रीमियम ब्रांड बन चुकी है, महंगे महंगे फोन आते हैं इनके। इसका फाउंडर अगर आप देखें तो वो सिर्फ 22 साल का है, 21-22 साल का था जब उसने कंपनी स्टार्ट की थी। जब उसने कंपनी स्टार्ट की थी वो 21-22 साल का था, मतलब तकरीबन आपके एज का था, राइट। आप लोग भी इसी एज लिमिट में होंगे। तो समझिए वहां पर 22 साल का एक आदमी इतनी बड़ी कंपनी खोल लेता है कि वो अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी थी, राइट। तो अगर हमारे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी होगी तो आप भी कंपनी खोल सकते हैं, आपको दूसरी नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद की भी कंपनी खोल सकते हैं। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी होनी चाहिए देश की, और उसके लिए आप जैसे अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, आप जैसे अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हमें चाहिए पीएसयू में, हमें चाहिए आईआईटीज में, राइट। तो आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं बाय नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी तक उम्मीद है समझ आ गया होगा मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम पढ़ेंगे कास्टिंग, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग, देन मेटल कटिंग, देन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, देन मेट्रोलॉजी, we have computer integrated manufacturing, then we have material science, और कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में? 8वां चैप्टर कौन सा होगा? वेल्डिंग। तो ये सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तकरीबन सारे चैप्टर्स का वेटेज 2-2 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स से आप 2-2 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पहले क्या होता था, मटेरियल साइंस का वेटेज ज्यादा नहीं रहता था, मतलब 2 साल में एक क्वेश्चन आ गया मटेरियल साइंस का, 3 साल में एक क्वेश्चन आ गया मटेरियल साइंस का, ऐसा होता था। बट आज के डेट में मटेरियल साइंस से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। और जैसे जैसे मैकेनिकल का कट ऑफ आप देखेंगे, कट ऑफ तो नहीं, हमें कट ऑफ थोड़ी क्लियर करना है, हमें तो पीएसयू आना है, राइट।
तो पीएसयू के लिए एक एक नंबर का कंपटीशन है, तो आप एक नंबर का मटेरियल साइंस भी नहीं छोड़ सकते, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। अब होता क्या है, 2014 से सेट सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब सेट सिस्टम में क्या हो रहा है, एक सेट में एक सब्जेक्ट का वेटेज कुछ और रहेगा, एक सेट में एक सब्जेक्ट का वेटेज कुछ और रहेगा, वेटेज फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी में हीट ट्रांसफर आ गई 5 नंबर के लिए, किसी में हीट ट्रांसफर आ जाएगी 8 नंबर के लिए, किसी में मशीन डिजाइन आ गई 2 नंबर के लिए, किसी में मशीन डिजाइन आ गई 6 नंबर के लिए। तो ऐसे बहुत फ्लक्चुएट होता है। मगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज कभी चेंज नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्लस मटेरियल साइंस 15 नंबर का तो आया ही है, 14, 15, 16, 17 कुछ भी हो सकता है, 14 to 17 वेरी करेगा, ठीक है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के भगवान से प्रे नहीं कर सकते कि भगवान मेरे सेट में मैन्युफैक्चरिंग मत देना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो आएगी ही, ठीक है। और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्लास में मेरे साथ साथ चलते जाइए, डेली थोड़ा टाइम निकाल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद अगर कहीं पे फंसते हैं अपने दोस्तों से पूछिए, उनसे नहीं बन रहा है मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगा, मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर आपको खत्म करनी है। सारे फैकल्टी प्रीवियस ईयर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप गेट के क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखें, ठीक है, तो तकरीबन 100 मार्क के गेट में 70% क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से ट्रैक कर सकते हैं। 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फॉर्मेट पे ही आएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आएगा। तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर से थॉरो हैं तो आप पूरा पेपर काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे का पेपर है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर से थॉरो हैं तो आप अपना पूरा पेपर 2.5 आवर्स में ही सॉल्व कर लेंगे। तो बचे 0.5 आवर्स क्या करेंगे, अगर आप किसी और ब्रांच में होते तो इस आधे घंटे आप एग्जाम सेंटर में इधर उधर देख सकते थे, कुछ नजारा दिख जाता। बट मैकेनिकल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैकेनिकल में सब आपके जैसे लोग ही रहेंगे आसपास, तो इस आधे घंटे में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने सॉल्यूशंस रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपने क्या सॉल्व किया है चेक करना चालू कीजिए। क्या होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आपका कोई आंसर आया और वो मल्टीपल चॉइस से मैच हो गया, तो इसका मतलब एक आइडिया हो जाता है कि आपने सही सॉल्व किया, राइट। जो आपका आंसर है वो अगर मल्टीपल चॉइस से मैच नहीं किया तो आपको समझ आ जाता है कि आपने कहीं गलत किया और आप उसको वापस से चेक कर सकते हैं। बट एनईटी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, एनईटी क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, इनमें ऑप्शन तो होते नहीं। तो भले ही आंसर आपको आता हो, भले ही मेथड आपको आता हो, बट बीच में कहीं पे अगर आपने मिस्टेक कर दिया हो, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, आप सिंपली वो पुट करके आ जाएंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन आपको आता था वो भी आप गलत कर दिए, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस होगा, राइट। तो मेरा रिकमेंडेशन है पेपर जल्दी खत्म करके जितने भी एनईटी टाइप क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनको जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या आपने उनको सही तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये टाइम आपको कब मिलेगा, ये टाइम आपको तब मिलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रखा है, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं 3 बार करो प्रीवियस ईयर, 4 बार करो प्रीवियस ईयर, जरूरी नहीं है, वो खुद की एबिलिटी है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही बार किए तो आप रेस के बाहर होगा। खूब सारे लोग होते हैं जो एक बार में ही पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 3 बार में भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और इसके लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैंने जिंदगी में कभी टॉप नहीं किया तो मेरे को प्रीवियस ईयर 3 या 10 बार करने पड़ेंगे, नहीं। नॉर्मल इंसान को भी प्रीवियस ईयर एक बार में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और कई बार तो जीनियस लोगों को भी 3 बार में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये सोच के भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने प्रीवियस ईयर एक भी बार, मतलब सिर्फ एक ही बार खत्म किया। एक बार तो खत्म करना ही है, और उससे ज्यादा जितने बार कर सको उतना अच्छा है, ओके।